हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। खास करके साथियों आपकी एलडीसी क्लास होने वाली है। अगर पहले के अपन पेपर उठाकर देखें तो उसके अंदर से साथियों 1 से 2 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जितनी भी बातें उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर से। तो सबसे पहले अपन बात करें मेरे भाई पदार्थ के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पदार्थ क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले उस पदार्थ की परिभाषा आपको देखने को मिल जाती है। जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। मोटा मोटी तौर पर आपको ये याद रखना है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई पदार्थ होता है उसकी 5 अवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। कितनी देखने को मिलेंगी मेरे भाई? 5 मिल जाती हैं। और मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई 3 मिलते हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन सी मिलेंगी? ठोस, द्रव्य और गैस। 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाती हैं। और जो चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और जो 5वीं अवस्था होती है उसको बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से उसको जाना जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब और बात करें तो जैसे ठोस, द्रव्य और गैस, इनमें डिफरेंस किस प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कि इनमें अंतर किस प्रकार से होता है, तो मेरे भाई याद रखना अणुओं की व्यवस्था, आकर्षण बल और गति के आधार पर अपन ठोस और द्रव्य और गैस के अंदर से अंतर करते हैं, ठीक है। अब आपके पास में एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं मैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये रहा आपके पास में ठोस, जिसको अपन सॉलिड बोलते हैं, फिर लिक्विड आ गया, फिर गैस आ गया। जैसे आपके पास में जो आइस क्यूब होते हैं उनको क्या कहा जाता है मेरे भाई? ठोस कहा जाता है। जब आइस क्यूब हैं साथियों पानी में बदल जाते हैं तो वो क्या जाते हैं मेरे भाई? द्रव्य में बदल जाते हैं। और जब वो वाष्प में बदलते हैं, मतलब कि गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको गैसीय अवस्था कहा जाता है। इतना थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि याद रह जाओगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो लाला देखो, ठोस अवस्था क्या चीज़ होती है, तो याद रखना मेरे भाई ठोस अवस्था को किस प्रकार से कहेंगे। तो यहाँ पर से लिखो कि जिस अवस्था में जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है उसको ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से अपन परिभाषा लिखते हैं। जिस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन क्या होता है मेरे भाई? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहा जा सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं ठोस अवस्थाओं के गुणों के बारे में। तो गुण लिख लो फिर यहाँ पर से, इस अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 पर आती है मेरे भाई इस अवस्था के अंदर से, तो क्या आता है? आकार हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? आकार व आयतन। आकार व आयतन क्या होता है मेरे भाई? निश्चित होता है। पहला गुण तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा गुण अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अत्यधिक आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से लिखोगे मेरे भाई कि अणुओं में सर्वाधिक क्या होता है मेरे भाई? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? याद रखना, आकर्षण बल होता है, ठीक है। आकर्षण बल होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक इसमें ही होता है। तीसरा बात करें तो मेरे भाई याद रखना ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। किस में होती है? ठोस में होती है, याद रखना है। ये पूछा गया सवाल है मेरे भाई कि देख थोड़ा सा याद रख लेना। 3 हो गए। चौथा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, चौथा अगर मान सकते हो जैसे अणुओं में सर्वाधिक आकर्षण बल होगा तो पास उसके अणु अधिक पास होते हैं। तो यहाँ पर से लिखोगे क्या कि अणु बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, पास
होते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। कितने गुण हो गए? 4 गुण हो गए। पांचवा और लिखते हैं मेरे भाई। पांचवा अगर बात करें तो यहाँ पर से आप लिखोगे मेरे भाई कि संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, याद रखना है। ठीक है। और बात करें मेरे भाई छठा जो आता है, यहाँ पर से क्या होता है, जो कण होते हैं वो परवाह नहीं कर सकते, मतलब कि एक दूसरे के जा नहीं सकते। एक और लिख लो फिर इसमें साथियों कि कौन सा आता है? घनत्व। घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये थोड़े से गुण याद रखना। उदाहरणों के बारे में अगर बात करें, उदाहरण कौन कौन से लिखोगे मेरे भाई? जैसे आपके पास में बर्फ़ हो गई, बर्फ़ के साथ में अपन लिखेंगे लोहा हो गया, लोहे के साथ में अपन लिखें तो लकड़ी हो गई मेरे भाई। क्या हो गया? लकड़ी हो गई। लकड़ी के बाद में साथियों पत्थर हो गया। ये क्या है? ठोस अवस्था के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? तो यहाँ पर से लिखना द्रव अवस्था। कौन सी? द्रव अवस्था। इस द्रव अवस्था के बारे में अपन देखते हैं कि द्रव अवस्था में क्या चीज़ होती है, उसके अंदर से क्या परिभाषा होती है इसकी। ठीक है। तो सीधा सीधा आ जाता है मेरे भाई कि पदार्थ की जिस अवस्था के अंदर से निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, उसको द्रव कहते हैं। क्या करोगे मेरे भाई? यहाँ पर से लिखोगे कि पदार्थ की, ठीक है, यहाँ पर से क्या लिखोगे मेरे भाई? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। लाला क्या होता है? आयतन निश्चित होता है तथा यहाँ पर से लिखोगे आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अब लिखते हैं इसके गुणों के बारे में। ठीक है। यहाँ पर अपन गुणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो गुणों के बारे में अगर बात करें लाला, तो देखो कौन कौन से गुण आपको देखने को मिलेंगे। इनका गुण आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। ठीक है। आयतन निश्चित होगा, आकार नहीं। क्या नहीं होगा? आकार नहीं। पहला गुण तो ये आ जाता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या लिखोगे? ध्वनि की चाल ठोस की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं। जैसे पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। जिस पात्र में आप डालोगे, जैसे जल है, उस जल को आप किस में डालोगे? कोई भी पात्र में डालोगे वो उसका आकार ले लेगा। तो सेम वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर से लिखो मेरे भाई कि पात्र का आकार ग्रहण करते हैं। ये भी ठीक है। चलो ये भी गुण आपने समझ में आ गया। और बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होता है कि अणुओं के बीच है ना, वो क्या होता है कि आकर्षण बल है वो मीडियम होता है, ज़्यादा नहीं होता। सर्वाधिक किसमें देखने को मिलेगा? ठोस के अंदर से मिलेगा, क्योंकि उनका आकार एकदम फिक्स रहता है। इसलिए जो अणुओं का जो मध्य जो बॉन्डिंग रहती है उसमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी। द्रव में आपको मीडियम देखने को मिलेगी, और गैस में बात करें तो सबसे कम आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से क्या लिखोगे मेरे भाई? यहाँ पर से लिखो कि अणुओं के मध्य या फिर से लिख सकते हो अणुओं के मध्य आकर्षण बल मध्यम होता है। क्या होता है? मध्यम होता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। सर्वाधिक किस में देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा ठोस के अंदर से। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको लिखो कि संपीड्यता कम होती है। सबसे कम किस में होगी? ठोस में होगी। ठीक है।
आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसके उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं मेरे भाई? जैसे आप पानी आ गया, पानी के साथ में साथियों कौन सा आ गया? दूध आ गया, दूध के साथ में एक तेल आ गया, तेल के साथ में और कुछ भी जो भी तरल अवस्था का रहता है उसको अपन देखने को मिल जाता है, पेट्रोल आ गया वगैरह वगैरह। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जो तीसरी अवस्था आती है उस तीसरी अवस्था के बारे में अपन जिक्र करेंगे। ये रही तीसरी अवस्था मेरे भाई, कौन सी आ जाती है? यहाँ पर से लिखो गैसीय अवस्था। कौन सी लिखोगे? गैसीय अवस्था के बारे में अपन जिक्र करते हैं। गैसीय अवस्था के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर से साथियों क्या होता है कि निश्चित न तो पदार्थ का निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, या फिर गैस अवस्था कह सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर से परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में अपने को देखने को मिलेगा पदार्थ का न तो निश्चित आकार होगा, निश्चित क्या नहीं होगा? आकार होगा, तथा न ही आयतन क्या होगा मेरे भाई? निश्चित होगा। याद रखना है, निश्चित होगा। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। अब इसके गुणों के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई गुण कौन से आपको देखने को मिलेंगे? जैसे आकार के साथ में साथियों कौन सा? आयतन। आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर से निश्चित नहीं होते। क्या नहीं होते लाला? निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा बात करते हैं साथियों, जिस पात्र के अंदर से साथियों भरी जाती है तो उसी पात्र का आकार ले लेती हैं। बात भी ठीक आ गया। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं साथियों कि अणुओं के मध्य, याद रखना मेरे भाई कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे कम गैसीय अवस्था में होती है, याद रखना है। या फिर अपन बात करें तो साथियों निर्वात में भी होती है, याद रखना है। ठीक है, और बात करें साथियों तो यहाँ पर से याद रखना संपीड्यता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। किस में होती है? गैस अवस्था के अंदर। और एक और गुण और लिख लो फिर इसका। एक और गुण कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से लिखो कि घनत्व बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। इनके उदाहरणों के बारे में अपन बात करते हैं। उदाहरण कौन कौन से आएंगे मेरे भाई? यहाँ पर से जैसे वायु हो गया, वायु के बाद में साथियों ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ में CO2 हो गया। इस प्रकार से आपको उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इतना समझ में आ चुका होगा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी टेबल के बारे में। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं जिसके अंदर से आपने को देखने को मिलेगा। इस टेबल को भी पढ़कर चले जाओगे तो मेरे भाई आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से एक छोटा सा और लिख लेना। यहाँ पर से क्या लिखोगे? मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एक बार। यहाँ पर से लिखते हैं अपन दम, थोड़ा सा और पतला करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर से लिखते हैं अपन ध्वनि की चाल। यहाँ पर से क्या लिखोगे? मैक्सिमम लिखनी है। ठीक है, मैक्सिमम आ गया। और इसके अंदर से साथियों मिनिमम आपको याद रखनी है। ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना है। उदाहरण देकर पूछता है आपको, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मेरे भाई। जैसे कणों की दूरी के आधार पर बात करते हैं तो ठोस अवस्था के अंदर से पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर होते हैं,
और गैस में सर्वाधिक दूर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई। आकर्षण बल के अंदर से बात करें तो मैक्सिमम किसके अंदर से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर से सर्वाधिक देखने को मिलेगा ठोस में, सबसे कम देखने को मिलेगा गैस में मिलेगा। ठीक है। और बात करें जैसे आपका आकार आ गया, आकार ठोस का निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन के बारे में बात करें तो साथियों आयतन ठोस का निश्चित होगा, द्रव का भी निश्चित होगा, लेकिन गैस का अनिश्चित होगा। घनत्व अधिकतम होगा, इसका कम होगा और इसका बहुत कम होगा। संपीड़ितता बात करें तो मेरे भाई नगण्य इसके अंदर से पाई जाती है, कम इसमें पाई जाती है और सबसे अधिक पाई जाती है गैस में। ध्वनि की चाल आपको याद रखनी है मेरे भाई कि मैक्सिमम किस में होती है, ठोस में होती है, और सर्वाधिक सबसे कम किस में होती है, गैस में आपको देखने को मिल जाती है। उदाहरण देकर आपको पूछेगा कि निम्नलिखित के अंदर से 4-5 उदाहरण दे देगा आपको। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज में उसको आपको देखने को मिल जाएंगे किस प्रकार से सवाल इसके अंदर से बनते हैं। ठीक है। इतना आपने देख लिया मेरे भाई। अब बात करते हैं एक अवस्था परिवर्तनों के बारे में। अवस्था परिवर्तन जैसे अपने पास में से ठोस आ गया, ठोस का जैसे आप द्रव में बदलोगे उसको अंदर से अपन उसको गलन कहते हैं। अगर द्रव है, द्रव को जैसे ही गैस में बदलेगा उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। अगर गैस का द्रव में बदलना उसको संघनन कहा जाता है, और द्रव का ठोस में बदलना साथियों उसको जमना कहा जाता है। ये थोड़ी सी अवस्था परिवर्तन आपको देखने को मिल जाती हैं। ये रहा आपके पास में, ये रहा। ठीक है। यहाँ पर से देखो साथियों क्या होगा, जैसे ठोस है, ये ठोस किस में बदलेगा मेरे भाई, जैसे ही सीधा अगर गैस में बदलती है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। परिभाषा पूछी जाती है, याद रखना है। और गैस का सीधा ही ठोस में बदलना उसको निक्षेपण कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं जैसे ठोस है, ठोस जैसे ही द्रव में बदलेंगे उसको गलन कहा जाता है। ठोस द्रव से ठोस में बदलना जमना कहा जाता है, जिसको फ्रीजिंग कहा जाता है। ठीक है। गैस का सीधा द्रव में बदलना उसको संघनन कहा जाता है, और वाष्पन कहा जाता है। और द्रव का सीधा ही गैस में बदलना उसको संघनन कहा जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, इसको थोड़ा सा रट लेना मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग में डालोगे तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे जब आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं लाला किसके बारे में, ऊर्ध्वपातन के बारे में। ये रहा आपके पास में ऊर्ध्वपातन, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई। ऊर्ध्वपातन उसको कहा जाता है ठोस से सीधा गैस में बदलने की अवस्था को उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बिना द्रव बदलने वाली सीधा गैस में बदलना इसको कहा जाता है। अब जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नौशादर हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, याद रखना। एक जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबसे बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। तो 3 अवस्थाएं आपको समझ में आ गई, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और 5वीं अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन संघनन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ये रही आपके पास में चौथी और 5वीं आपके पास में दिखा रखी है। ठीक है मेरे भाई, इसको भी देख लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं, इधर देखो, थोड़ा सा मैं आपको इधर इसको कर देता हूँ जूम आउट की तरफ। ये लो भाई, यहाँ पर से क्या दे रखा है मेरे भाई, अगर प्लाज्मा के बारे में अगर बात करें तो प्लाज्मा अवस्था है, उसमें से कण अत्यधिक ऊर्जावान और क्या होते हैं, आयनित होते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस अवस्था में गैस को बहुत अधिक ताप पर क्या करते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा बात करते हैं तो साथियों प्लाज्मा विद्युत का चालक होता है, ये भी आपको पता है। जैसे आपके यहाँ पर से लिख रखी है कि अनिश्चित आकार होता है इनका, अनिश्चित आयतन होता है, उच्च तापमान और आयनीकृत विद्युत सुचालक आपको देखने को मिलते हैं। उच्च तापमान पर गैस का अत्यधिक उत्सर्जन, आयनीकरण और मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन आपको देखने को मिल जाते हैं। बोस आइंस्टीन के बारे में अगर बात करें तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथी और 5वीं आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे अपन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेंगे मेरे भाई। ये रहा आपके पास में, ये चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पर से क्या होता है साथियों, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, सीधा सीधा याद रखना मेरे भाई, प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं लाला, प्लाज्मा कहा जाता है। इसके अंदर से अत्यधिक उच्च तापमान पर आपको देखने को मिलता है, आयनित रूप में पाई जाती है, विद्युत की चालक होती है। कहाँ पाई जाती है, जैसे सूर्य और तारों में नियोन बल्ब, इसमें से आपको देखने को मिलती है अवस्था। 5वीं अवस्था जिसको BEC कहा जाता है, जैसा बोलते हो बोस आइंस्टीन, याद रखना है मेरे भाई, कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर से बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस और साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसको नाम दिया गया था। यहाँ पर से अत्यधिक कम तापमान पर आपको देखने को मिलती है।
और कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ठंडा करने पर प्राप्त होती है पांचवी अवस्था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब अपन चर्चा करते हैं साथियों किसके बारे में, जो अपना मेन टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। दो ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है ये भौतिक परिवर्तन का है या फिर रासायनिक परिवर्तन का है। इतना ही आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा। जितने भी उदाहरण हैं उनसे अपन उदाहरण कर लेंगे तो उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपके पास में केमिकल चेंज। और पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में अपन बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वे गुण जिन्हें बिना पदार्थ की प्रकृति बदले क्या देखा जा सकता है फिर मापा जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके अंदर से क्या होता है, देखो मेरे भाई, यहाँ पर से पदार्थ की क्या होती है, प्रकृति है ना, वो नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता, पदार्थ की प्रकृति है उसको नहीं बदला जा सकता। क्या बदलता है साथियों, या तो आकार बदलेगा या फिर आयतन बदलेगा या फिर घनत्व बदलेगा या फिर अवस्था बदलेगी। ये भी याद रखना। भौतिक परिवर्तन के अंदर से साथियों क्या होता है, इसका जो स्वभाव होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब कि साथियों इसको आप वापस प्राप्त कर सकते हो। इसकी दिशा होती है वो उत्क्रमणीय होती है, याद रखना है। ठीक है, इनके भौतिक गुणों के अंदर से बात करें तो लचीलापन आपको देखने को मिलता है, घुलनशीलता आपको देखने को मिलती है, कठोरता देखने को मिलती है, विद्युत की चालकता आपको देखने को मिल जाती है। ये भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में अपने को थोड़ा सा देखना है मेरे भाई। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहती हैं तो आप जो भी उदाहरण आएगा वो उसका आप आराम से हल कर सकते हो। मतलब कि मोटा मोटी तौर पर बात करें तो भौतिक परिवर्तन से आप मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, इतना याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से रासायनिक गुण और परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन के अंदर से साथियों क्या होता है कि परिणाम होता है कि साथियों का नया पदार्थ बनेगा, ये भी याद रखना। दिशा अनुत्क्रमणीय होगी, ये भी याद रखना है। इसका जो स्वभाव होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, जबकि उसका परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर से साथियों ये आपको देखने को मिलता है कि केमिकल चेंज आपको देखने को मिल जाता है। अब इसकी जो पहचान होगी, ज्वलनशीलता होगी, जिस भी अंदर से बुलबुले या फिर ज्वलनशीलता आपको देखने को मिलेगा तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण हो गया, रंग बदलना हो गया, गैस बुलबुले निकलना, गंध आना, ये सारे के सारे साथियों इसकी पहचान है, याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब क्या करते हैं लाला, इन दोनों का अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर कंपैरिजन करोगे, इन कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा। ये रहा आपके पास में दोनों का परिवर्तन, दोनों का क्या गया मेरे भाई, कंपैरिजन आ गया। यहाँ पर से क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ थोड़ी बनता है, नहीं बदलेगा। रासायनिक परिवर्तन में साथियों हमेशा नया पदार्थ बनता है। प्रकृति बात करें तो मेरे भाई अस्थायी होती है भौतिक परिवर्तन की, रासायनिक की स्थायी होती है। उत्क्रमणीयता के बारे में बात करते हैं, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। इसमें से केवल अवस्था है पर आकार ही चेंज होगा। इसमें से साथियों रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, और मोटा मोटी तौर पर बात करें तो एक नोट डालकर लिखा गया है, यदि आप उसे वापस पहले जैसा प्राप्त कर सकते हैं तो वह भौतिक परिवर्तन है, याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं उन उदाहरणों के बारे में जो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके पास में क्या गया मेरे भाई, भौतिक परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। कांच लकड़ी का टूटना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अरे चाशनी का बनना, चीनी प्लस पानी घुलनशीलता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण भी आपको भौतिक परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर से दूध से दही बनना क्या जाता है मेरे भाई, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी, कोयला, एलपीजी का दहन, ये जलना, ये क्या है मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करें तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो बहुत बार कन्फ्यूजन करता है, पूछा भी गया है मेरे भाई, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था शायद तक, या फिर शायद किस में पूछा गया था इतना मेरे को नहीं पता, पर आरपीएस या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सवाल पूछा गया था। जैसे श्वसन क्रिया या फिर सांस लेना, इन दोनों के अंदर से थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है मेरे भाई। जैसे आपके पास में कौन कौन से ट्रेप होंगे, जैसे सांस लेना मेरे भाई ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर श्वसन आ गया, श्वसन क्रिया, ये एक रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, अगर कोई मोमबत्ती है, मोमबत्ती का पिघलना मेरे भाई क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती का जलना मेरे भाई क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, यदि जलना पूछा जाए तो ऑप्शन में दोनों है तो दोनों चुने। ठीक है, यदि दोनों नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन को चुनना है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है।
इतना आपको मैंने यहाँ तक क्लियर करवा दिया गया है और इन्हीं उदाहरणों से आपके सवाल देखने को मिल जाएंगे। चाहे PYQ उठाकर देख लेना, चाहे आपकी जो एग्जाम होगी उसमें उठाकर देख लेना, आपको सवाल मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो लोहा होता है उस लोहे पर जंग लगना क्या होता है मेरे भाई, एक रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ये रहा आपके पास में लोहे के ऊपर जंग लगना। यहाँ पर से क्या होता है कि Fe के साथ में O2 की क्रिया हो जाने के साथ में और क्या होता है H2O भी मिलता है और बाद में आपको जंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से क्या होगा साथियों, यह एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। जंग के लिए दो चीज़ें अनिवार्य हैं, कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन और साथ ही आपको नमी। इन दोनों के बाद में साथियों क्या होता है Fe2O3 XH2 आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ जाता है, याद रखना है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, अगर किसी भी चीज़ को जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए अपन कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। जंग से बचाव के 4 तरीके अपन देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन जिसको कहा जाता है। इसमें से क्या होता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, याद रखना किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई विद्युत लेपन के अंदर से, तो विद्युत धारा का उपयोग कर क्रोमियम और निकल की परत चढ़ाना जाती है विद्युत लेपन के अंदर से, ठीक है। आपसे सवाल किस प्रकार से पूछेगा, आपसे सवाल ये पूछेगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए विद्युत लेपन के आधार पर विद्युत धारा का उपयोग कर कौन से किस किस की परत चढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम और निकल की चढ़ाई जाती है। दूसरा बात करते हैं मिश्र धातु का बनना। यहाँ पर से कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाना, जिसमें से लोहा, क्रोमियम और निकल इन तीनों का उपयोग कर साथियों मिश्र धातु का उपयोग करा जाता है, जिससे जंग नहीं लगता। दूसरा बात करते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण में क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना आपको देखने को मिल जाता है, जिसको एनोडीकरण कहा जाता है। ये 4 तरीके हैं जिससे जंग से बचाया जा सकता है लोहे को, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं जिसके अंदर से साथियों क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे धातुओं के रंग में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें से साथियों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे चांदी होती है, काला हो जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साथियों चांदी के आभूषण पहनते हैं, चांदी के आभूषण होने के बाद में साथियों उनका पसीने के साथ में संयोजन होने के बाद में वो चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। इसके अंदर से होता क्या मेरे भाई, तो याद रखना कि हवा में मौजूद और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको अपन क्या कहते हैं H2S से क्रिया होती है और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना, इसलिए वो चांदी काली पड़ जाती है। दूसरा बात करते हैं जो तांबा होता है, वो आपने कभी कभार देखा होगा कि हरा हो जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों वो CO2 और O2 के संपर्क में आने से साथियों क्या होता है कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनने के कारण वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, याद रखना। ये दोनों की दोनों साथियों क्या है, रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाती है। सीधा सीधा जाता है कि चांदी का काला होना कौन सी क्रिया है, तो याद रखना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि तांबे का हरा होना क्या है मेरे भाई, ये कभी रासायनिक परिवर्तन है, इतना याद रख लेना। आगे बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा मेरे भाई कि कटे हुए सेब का भूरा होना, और ठीक है ये क्यों होता है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से हवा की जो ऑक्सीजन के साथ में पॉलीफिनोल ऑक्साइड एक एंजाइम क्रिया करता है। साथ में इसमें क्या होता है कि साथियों आयरन ऑक्साइड बनता है, जिससे रंग है उसका क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है, याद रखना है। किसके कारण होता है वो भी याद रखना। यहाँ याद रखना पॉलीफिनोल ऑक्साइड एंजाइम से क्रिया करता है, किससे करता है, पॉलीफिनोल ऑक्साइड से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसके कारण होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना मेरे भाई किण्वन के अंदर से कहता है कि गन्ने के रस से सिरका या फिर शराब बनाना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी याद रखना। कटे हुए सेब का भूरा हो जाना क्या है मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना, केमिकल चेंज है, ठीक है। अगर सेब भी नहीं देख सको तो एक काम करना भाई, बैंगन लेना, बैंगन को आप काटना, थोड़ी देर छोड़ देना और बाद में वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, वो काले पड़ जाते हैं। वो भी क्या है मेरे भाई, एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर से। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर से क्या होता है कि CO2 प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश आपके अंदर से साथ में क्या होता है, क्लोरोफिल के साथ में एक ग्लूकोज है, वो नया पदार्थ आपको देखने को मिल जाता है। ये भी क्या है मेरे भाई, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इतना आप याद रख लेना। आगे बात करते हैं किसके बारे में, POP और जिप्सम के खेल के बारे में अपन बात करते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 ½ H2 होता है साथियों। इसको जल में मिलाने पर साथियों क्या हो जाता है कि मतलब कठोर हो जाता है। जैसे बाद में क्या होता है कि साथियों जिप्सम मिल जाती है, इसमें से आपको देखने को मिलेगा CaSO4 2H2O देखने को मिल जाता है। POP में जल मिलाने पर वह जिप्सम में बदलकर क्या होता है, कठोर हो जाता है। और ये भी क्या साथियों के रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे मेरे भाई
रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आपके जितने भी आप टेस्ट सीरीज़ दोगे या फिर जितने भी आपके पास में जो PYQ होंगे या फिर MCQs होंगे, उनको लगा कर देख लेना मेरे भाई कि वहाँ पर से आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कोई भी सवाल वहाँ पर से गलत नहीं होगा। जल्दी अपन साथियों इनके MCQs भी करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।